स्वतंत्रता के कई रूप है। अब हम स्वतंत्रता के प्रकार पर थोड़ी चर्चा करें। सबसे पहली है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब यानी समाज, जो नागरिक समाज बना है, उससे पहले जो स्थिति मनुष्य की थी, वह उसमें जैसी स्वतंत्रता थी वह प्राकृतिक स्वतंत्रता के रूप में हम जानते हैं उसे। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या कहती है? प्राकृतिक स्वतंत्रता अर्थात हॉब्स, खास करके हॉब्स ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है कि बिल्कुल अराजकता की स्थिति थी, जिसमें कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, जिसके मन में जो समझ में आता था वही करते थे, है ना। रूसो ने इसी को इंगित करते हुए कहा है कि मनुष्य जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वह बंधनों में जकड़ा हुआ है, और उन्होंने अपने विचार में इसी चीज को प्रकट किया था कि मनुष्य को वही स्वच्छंदता वाली स्वतंत्रता फिर से मिल जानी चाहिए। उनका विचार जो है वह यही है कि मनुष्य जैसे जैसे सभ्य और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता गया है, जैसे जैसे सभ्य बनता गया है, वैसे वैसे इसका जीवन जटिल होता गया है और आनंद जो मनुष्य के जीवन में है वो छीनता चला गया है। और इसलिए रूसो ने अपने विचारों में कहा है कि वही प्राकृतिक स्वतंत्रता उसमें उसे प्राप्त हो जाए जिसमें उसके ऊपर कोई बंधन नहीं था। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आशय उस स्वतंत्रता से है कि व्यक्ति के जो व्यक्तिगत कार्य है, ऐसे कार्य जिनका संबंध केवल उस व्यक्ति से ही है, ऐसे कार्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा जाता है। और ऐसी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य इस बात से है कि व्यक्ति एक समाज का सदस्य होने के नाते, एक राज्य का सदस्य होने के नाते जिस प्रकार की स्वतंत्रता उसे प्राप्त होती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। ये नागरिक स्वतंत्रता भी दो प्रकार की होती है। एक शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कोई शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न कर सके, उसकी स्वतंत्रता में को निलंबित न कर सके, उसका उल्लंघन न कर सके, उसकी स्वतंत्रता को दबा न सके। दूसरा, ये व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। ये नागरिक स्वतंत्रता दो रूपों में हम देखते हैं। एक तो शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा व्यक्ति या व्यक्ति के समुदायों के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये नागरिक स्वतंत्रता का आशय इसी की हैसियत से है कि इन दोनों स्थितियों में न तो राज्य और न ही कोई दूसरा व्यक्ति या कोई समुदाय उसकी स्वतंत्रता का हनन कर सके। इस रूप में नागरिक स्वतंत्रता को लिया जाता है। तीसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता। चौथा राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता, अर्थात राज्य के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, राज्य के किसी पद पर आसीन होने, राज्य के दल या किसी भी तरह के राज्य के कार्यों में भाग लेने की जो उसकी स्वतंत्रता है, जैसे वोट देने का, किसी दल के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का जो उसे स्वतंत्रता मिलना चाहिए, उस स्वतंत्रता को हम राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय इस बात से है कि हर व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुरूप व्यवसाय चुनने, जिसमें वह अपने को ज्यादा आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसी व्यवसाय चुनने की उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसे हम आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति की भांति राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। और जैसे भारत 1947 से पहले ब्रिटेन के अधीन था और इसे भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई एक राष्ट्र के रूप में, तो स्वतंत्रता की अवधारणा प्रत्येक राष्ट्र को, चूंकि वह राष्ट्र है इसलिए उसे स्वतंत्र होने का अधिकार प्रदान करती है।
नेक्स्ट है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता यानी अपने बुद्धि विवेक के आधार पर, अपने अंतःकरण के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता को हम नैतिक स्वतंत्रता कहते हैं। और यह नैतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इस नैतिक स्वतंत्रता का व्यक्ति के लिए काफी महत्व है। ये नैतिक स्वतंत्रता मनुष्य के लिए काफी आवश्यक है। काम्टेने के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है, और इसी विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति को नैतिक स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। अब हम कुछ उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए कुछ तत्वों का होना जरूरी है, जैसे आदर्श कानून। कानून आदर्श होना चाहिए। कानून ऐसा नहीं, सभी कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं ऐसा नहीं है। कुछ कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी करते हैं। इसलिए कानून आदर्श कानून होने चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हो। नेक्स्ट है विशेषाधिकारों का अंत। किसी व्यक्ति या समुदाय को यदि विशेषाधिकार प्रदान कर दिया जाए तो सभी व्यक्ति, सभी लोग स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समुदाय को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया जाए, सबको समान माना जाए, तभी समानता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, लोकतंत्रीय शासन। स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्रीय शासन का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दूसरे शासन में ये देखा गया है कि स्वतंत्रता वहां संभव नहीं होती है। वहां के शासन जैसे साम्यवादी शासन, वहां विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है। जैसे तानाशाही शासन, वहां पर भी शासन के विरुद्ध किसी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। राजतंत्रीय शासन में भी ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती है। केवल लोकतंत्रीय शासन ही ऐसी शासन पद्धति है जिसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और स्वतंत्रता के आदर्श को सामने रख करके कानून बनाया जाता है। मौलिक अधिकार भी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति न तो राज्य से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, न दूसरे व्यक्ति से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त सभी अधिकारों का जिक्र किया गया है और उस अधिकारों का उल्लंघन न तो कोई व्यक्ति कर सकता है और न ही राज्य कर सकता है। राज्य केवल विशेष परिस्थिति में कुछ अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन फिर भी ये मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायालय के अभाव में व्यक्ति की स्वतंत्रता संभव नहीं है, क्योंकि राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का जब हनन किया जाएगा, उनके अधिकारों का जब हनन किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ही उनके स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सतत जागरूकता बहुत ही जरूरी है। जागरूकता के अभाव में स्वतंत्रता संभव नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण, अवरोध तथा संतुलन। शक्तियों का बंटवारा ये जरूरी है और उसमें अवरोध तथा संतुलन की स्थिति भी कायम होना जरूरी है। तभी, नहीं तो यदि ऐसी स्थिति नहीं रहेगी तो शासन क्या हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा और वह कोई भी ऐसा कानून बना देगा जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया जाएगा और उस दमन से बचाने के लिए कोई संस्था नहीं होगी। इसलिए उस दमन से बचाए जाने के लिए ऐसा कोई कानून राज्य नहीं बना दे जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो। इसके लिए ये जरूरी है कि कानून बनाते समय उसमें अवरोध और संतुलन की स्थिति को लाया जाए, ताकि उस पर बृहद विचार विमर्श हो सके कि उससे स्वतंत्रता कितना प्रभावित हो सकता है। दूसरा, शक्ति का बंटवारा भी, शक्तियों का पृथक्करण भी जरूरी है। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय के अभाव में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है।
एक भूखे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आर्थिक न्याय का तात्पर्य इस बात से है कि प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि वह अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे भोजन, कपड़ा, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को वह पूरा कर सके। यदि इतनी भी आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो वह ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस स्वतंत्रता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि राज्य पर अंकुश लगाने के लिए ये स्वतंत्र प्रेस का होना बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में खास करके माना जाता है कि प्रेस जो है वो चौथे स्तंभ के रूप में काम करती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद प्रेस को रखा गया है कि प्रेस जो है चौथे स्तंभ के रूप में काम करती है। सबका अलग अलग कार्य है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें कार्य रूप में परिणत करती है और न्यायपालिका उन कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। और स्वतंत्र प्रेस का होना इसलिए जरूरी है कि स्वतंत्र प्रेस यह देखती है कि इनमें से जो उपरोक्त संस्थाएं हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, और वह अपने विचारों द्वारा इनके स्वच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। बोलना नेक्स्ट स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्तर पर जो स्वशासन की व्यवस्था की गई है, जैसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, यह भी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। राज्य की सत्ता का जितना अधिक विस्तृत वितरण होगा, जितना अधिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, मनुष्य में अपनी स्वतंत्रता के प्रति उतना ही अधिक उत्साह होगा। इसलिए ये स्थानीय स्वशासन को जितना बढ़ावा दिया जाएगा, स्वतंत्रता उतना ही लोगों को अच्छे रूप में उपभोग करने की इस प्रकार स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और बहुत ही अमूल्य धरोहर है। और मानवीय स्वतंत्रता हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम इस बात से ले सकते हैं कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। फिर अमेरिका में जो 1776 ईस्वी में जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, उसमें स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताया गया था, मानवीय स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताया गया था। 1798 ईस्वी में मानवीय अधिकार घोषणा में यही बात कहा गया कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुंचे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि 1798 की मानवीय अधिकार घोषणा में ये कहा गया कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुंचे। और स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप वही है। हम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपना हर तरह का प्रयास कर सकते हैं, बशर्ते कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ता हो या उसकी स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचता हो। आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।